नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। बीजेपी सरकार के 3 दिवसीय चिंतन शिविर का समापन हो गया है। इसमें प्रदेश के मंत्रियों के साथ ही आला अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी मंत्रियों और अधिकारियों को दूरदराज के क्षेत्रों का दौरा करने और वहां की समस्याओं के निदान के लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं। चिंतन शिविर में प्रदेश के आला अधिकारी और कैबिनेट मंत्रियों की ओर से सुझाव और 2025 तक प्रदेश की आदरणीय राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य जो है उसे लेकर विशेष योजना बनाने की बात कही गई है। इस मौके पर बैठक की जानकारी देते हुए सीएम धामी ने कहा कि चिंतन शिविर में सभी विभागों के अधिकारियों ने अपनी प्रस्तुति दी है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का विकास किस प्रकार से किया जाए, इसे लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों और अधिकारियों को दूरदराज के क्षेत्रों में दौरा करने के लिए योजना बनाई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस चिंतन शिविर में एक अमृत निकला है जो राज्य की दिशा और दशा को तय करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए काम कर रही है और 2025 तक उत्तराखंड को देश के आदरणीय राज्यों में शामिल किया जाएगा। इसके लिए भी कार्य योजना बनाई जा रही है। इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को साफ तौर पर कहा कि वो किसी भी काम में कोई लापरवाही ना बरतें। तरह से हम मनुष्य का स्वभाव है, हम अपने बारे में भी बहुत अच्छा बोलते हैं। मैंने साहब इतना काम कर दिया, मैंने देखिए डिपार्टमेंट को यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया, मैंने ये कार्य पद्धति यहाँ पर डेवलप कर दी। लेकिन क्या है कि केवल बोलने से कोई व्यक्ति नहीं माना जाता है। कोई नहीं भी बोलता है, अगर वो काम करता है तो उसके बोलने से ज्यादा उसका काम बोलता है। जो काम करेगा उसको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और हम लोग इस व्यवस्था में आप इतना ही मानिए, जो अच्छा काम करता है बिल्कुल 1% भी ये मत सोचिए कि वो कहीं नजरअंदाज होने वाला है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा देर हो सकती है, और स्थायी कोई नहीं है। ये मत सोचिए कि साहब हम इस डिपार्टमेंट में कर रहे हैं तो हम इसी में हो गए, स्थायी हो गए, या मैं इस दायित्व में सोचूं कि मैं हमेशा के लिए हो गया। ये नहीं, याद रखा जाएगा सबका कालखंड। अन्यथा वही आपने कहा कि अपने सर का बंदर दूसरे के सर में डाल दो, वो अंग्रेजी में कहावत है ना श्रीनिवास साहब, कि अपने सर का बंदर बने कि अपने सर की बला दूसरे के सर में डाल दो, चला जाए। और ऐसे हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंटों में भी होता है। जब मैं पिछले लगभग 1.5 साल मुझे होने वाला है, तो 1.5 साल से मुझे जो ये जिम्मेदारी मिली उसमें से 4-5 महीने तो हमारे ऐसे ही निकल गए बीच से और पहले के। तो जितना मैंने सीखा, एक डिपार्टमेंट दूसरे में डालता है, दूसरा डिपार्टमेंट तीसरे में डालता है, और वो फुटबॉल की तरह बातें घूमती रहती है। एक कहता है साहब फॉरेस्ट वालों ने नहीं करा, वो कहता है ग्राम्य विकास वालों ने नहीं करा, फिर तीसरा कहता है रेवेन्यू वालों ने नहीं करा। वो घूमती चलेगी, पीडब्ल्यूडी वालों ने काम आगे नहीं बढ़ाया। तो इस तरह से वो उलझ जाती है पूरी चीज। जो राधा मैम ने भी कहा और संधू साहब ने भी कहा, सरलीकरण हम लोगों ने मंत्र दिया। हम लोग ये आत्मचिंतन करें, यहाँ चिंतन हमने यहाँ पर नाम दिया है कि कितने डिपार्टमेंटों ने सरलीकरण किया है, कितने डिपार्टमेंटों ने जो हम लोग बार बार कह रहे हैं वो बातें अपने में एग्जीक्यूट की हैं, अपने डिपार्टमेंटों में लागू करवाने के लिए दिल से काम किया है। 700 के करीब हमने फैसले दिए पिछली बार 6-7 महीने। लेकिन अभी जो है कहीं कहीं से ये आता है कि कुछ बड़े अधिकारी हैं, कुछ छोटे अधिकारी हैं, कुछ शासन में हैं, सेक्शनों में हैं, वो फाइलों को ठीक से पढ़ाते नहीं, विलंब हो रहा है उसमें। और ये स्थिति आदर्श स्थिति नहीं है। आप लोगों के एक फाइल रोकने से आप लोग समझिए कि कितनी चीजें रुक जाती हैं, कितना काम रुक जाता है। मेरी कोई मंशा नहीं है कि मैं कोई ऐसा काम
आप लोगों से करवाऊं कि जो है कि वो कोई खराब जाए या कोई राज्य के हित में नहीं है, लोक हित में नहीं है या विधि सम्मत नहीं है, तो मैं तो नहीं करूंगा उसमें कि आप जो है ऐसा करिए। स्मार्ट सिटी के कारण रोज हमको सुनना पड़ता है ना कि मेरा कभी ये स्वभाव नहीं कि मैं कहूं कि नहीं ये तो मेरे से पहले वालों ने कर दिया या उस समय में तो हम थे ही नहीं। अब तो हमें यही सोचना पड़ेगा कि पहले वालों ने कोई अच्छा काम किया है, वह भी हमारे राज्य का काम है, वह भी मेरा काम है। जो उन्होंने छोड़ दिया उसको आगे करना ये भी मेरी जिम्मेदारी है। दोनों ही चीजें हमको करनी है, यानी कि विरासत में जो मिला है उस विरासत को आगे बढ़ाना है। तो बल्छी डाल दीजिए तो बल्छी में फंसेगी वही मच्छी जो मुंह खुलेगी। और जो मुंह नहीं खोलेगी, आप तो आजकल मच्छी डिपार्टमेंट के ही हो। 3 दिन तक सभी हमारे विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने स्तर पर अपने सभी ने यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिए। अंत में बहुत एक सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ है। हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में, ग्राम सभाओं में इन सब को कैसे आदर्श बनाया जाए, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण सभी सरल किया जाए और माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना अनुसार एक कार्य व्यवहार, कार्य संस्कृति यहाँ पर डेवलप होगी, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा जो सशक्त उत्तराखंड और रजत जयंती और 5 साल और अगले 10 सालों का जो रोड मैप है उस पर सभी विभाग काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उन योजनाओं पर प्राथमिकता से काम होगा। साथ ही साथ हम स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देंगे और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुँचे। ग्राम सभाओं में जाके हमारे सभी अधिकारीगण, आला अधिकारीगण, शासन के हमारे मंत्रीगण, सभी लोग और जिलों के अधिकारी लोग जहां ग्राम चौपालों में भाग लेंगे, ग्राम सभाओं में जाके समस्याओं को सुनेंगे, बीडीसी बैठकों में प्रतिभाग करेंगे। उसके साथ साथ बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाएंगे, समाधान चौपालें लगाई जाएंगी। अनेकों ऐसे कार्य जो हमारे राज्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, आम आदमी के जीवन में खुशियां लाने का काम करेंगे, उनके जीवन को बदलने का काम करेंगे। उसी की हम लोगों ने यहाँ पर प्रतिबद्धता की, उसी पर चिंतन किया है और 3 दिन के चिंतन में जो अमृत निकलेगा वो उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए प्रभाववान करेगा। तो बीजेपी के 3 दिवसीय चिंतन शिविर का जो है वो समापन हो चला है और इसी बीच अंतिम दिन में सीएम धामी ने सभी को अपना संबोधन दिया और इस संबोधन में उन्होंने बताया कि ये जो लक्ष्य है उत्तराखंड को आदरणीय राज्यों में शामिल करने का 2025 तक का, उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हनी पाठक जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, ललित जोशी जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद है और जितेंद्र अंतवाल जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले शुरुआत हनी पाठक जी आप ही से करना चाहूंगी। जिस तरीके से 3 दिवसीय चिंतन शिविर रहा, किस तरीके के सुझाव कह लीजिए या फिर एक समाधान जो हम तलाशते हैं चिंतन शिविर से वो सामने निकल कर आए हैं? देखिए ऐसा है, चिंतन मंथन शिविर वो चीजें हैं कि जो कि आप जी डायरेक्ट जनता से भी संवाद कर रहे थे, मॉर्निंग वॉक के दौरान वो जनता से भी सुझाव ले रहे थे और उसके उपरांत उन्होंने चिंतन शिविर का भी आयोजन किया। इन चिंतन शिविर के आयोजन के दौरान भी उन्होंने अधिकारियों से भी सुझाव लिए, कुछ अपने सुझाव दिए। आपस में जब सुझावों का आदान प्रदान होता है तो काफी कुछ निकल कर आता है और जब निकल कर आता है तो एक नए राज्य की परिकल्पना की जा सकती है और एक सर्वांगीण राज्य की कल्पना करी जा सकती है। सिर्फ तुरंत ही कोई भी योजना निकालना और उसको धरातल पर ले आना, लेकिन सुझावों के साथ उसको धरातल पर लेकर आना, तो मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही, आवाज कट रही बार बार। जी, तकनीकी खामियों को दूर कर दिया जाएगा, आप अपनी बात रखें। तो जब कोई भी योजनाओं को पूरी रूपरेखा तैयार करके धरातल पर लेकर आया जाता है ना, तो एक सर्वांगीण विकास की तरह योजनाओं को लाया जाता है और जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। दोबारा हमारी उत्तराखंड में सरकार आई है
तो जनता का जो आशीर्वाद है, जनता को किसी भी प्रकार से परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि अधिकतम देखा जाता है कि जनता ये कैसी दिखाई देती है, अधिकारियों द्वारा हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आपने इस चिंतन शिविर में देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी अधिकारियों को भी ये कह रहे कि किसी भी प्रकार की फाइलों को लटकाया न जाए और जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो केंद्र बिंदु ये भी था कि जनता की परेशानी, जनता को किसी भी प्रकार से परेशान न होना पड़े, ये मुख्य हम लोगों का उद्देश्य है। क्योंकि जनता ने हमें वोट दिया, तो जनता को परेशान न होना हमारा प्रथम कर्तव्य है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी में जनता शब्द प्रमुखता से रखा जाता है। तो जनता हमारे लिए आदरणीय है, जनता हमारे लिए सब कुछ है। इन सब चीजों को देख के चिंतन मंथन भी रखा गया है। और चिंतन मंथन, जब भी कभी मंथन होता है तो अमृत ही निकल कर आता है। जब अमृत निकल कर आएगा तो सर्वांगीण विकास होगा। 2025 तक आप देखिएगा धीरे धीरे एक नए राज्य की स्थापना होगी यहाँ पर, और एक नई परिकल्पना और उदाहरण के रूप में उत्तराखंड को देखा जाएगा, वो सबके सामने आएगा। अमृत निकलेगा और निकल रहा है। आगे भी एक से एक ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं हमारे धामी सरकार द्वारा। अभी आप ये भी एक ऐतिहासिक फैसला देख सकते हैं कि उत्तराखंड में नैनीताल से हाईकोर्ट को शिफ्ट किया जाएगा हल्द्वानी। इससे किसी भी प्रकार से लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़ेगा, क्योंकि हल्द्वानी डायरेक्ट ट्रेन जाती है हाई कोर्ट में। एक तो इंसान खुद ही तरस रहता है कोर्ट के चक्कर काट के, उसको डायरेक्ट जब सुविधा मौजूद क्या कराई गई है तो उससे भी उसको काफी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ सकता है। तो काफी बिंदु है ऐसे जिससे हम लोगों जनता को परेशान न करे। ललित जोशी जी, 2025 तक उत्तराखंड को आदरणीय राज्यों में शामिल किया जाएगा। चिंतन शिविर में इसके लिए तमाम तरह के सुझाव लिए गए हैं। बीजेपी के चिंतन शिविर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ऐसा है कि एक वो है ना, एक सॉन्ग है छोटा सा कि बातें तो बातें हैं, बातों का क्या। वैसे ही देखिए, भाजपा का जो है ना, वो जो जान है, तो जैसे किसी की जान तोते में होती है, तो भाजपा की जान मीडिया में है। भाजपा सिर्फ और सिर्फ मीडिया में बयानबाजी दे कर करके अपने आप को हाईलाइट कर करके किसी भी तरीके से बस बातों की चटनी चटा कर करके जनता को घेरे रखो। और कहीं पर जनता अगर थोड़ा सा अपने उस तिलिस्म से टूट कर करके बाहर आ जाए तो उस हिंदू मुस्लिम में परिवर्तित कर करके जनता के वोट ढूंढ दो। सिर्फ जो सच्चाई है वो सिर्फ ये है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आदरणीय हमारी बहन बड़ी छोटी जो भी हैं वहाँ बैठी हैं, जो हमारे मेरे काउंटर पार्ट से, मैं एक बात उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये तू इधर इधर की बात मत कर, ये बता ये कारवां लूटा कैसे। अगर ये लूटा किस कारवां की बात वो पूछेंगी तो मैं बताता हूँ कि इनके यहाँ तीरथ सिंह रावत किस दर्जे के नेता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि तीरथ सिंह रावत किस दर्जे के नेता है। तीरथ सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सांसद हैं और एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। तीरथ सिंह रावत अपनी ही सरकार के खिलाफ खुले आम बयान देते हैं, जो कि सच्चाई भी है बिल्कुल, कि किस तरीके से प्रदेश के नेताओं के साथ कुछ अधिकारी, उन सब लोगों की, हेलो जी मैं सुन पा रही हूँ आपको, जोशी साहब बात रखा, जो अधिकारी गण है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर करके इस प्रदेश को लूट रहे हैं। ये इनके ही नेता, एक पूर्व मुख्यमंत्री जो पहला भी कुछ एक साल पहले कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री रहे थे, वो कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, तुम किस सुशासन की बात कर रहे हो? तुमने दिया क्या है? आंखों से सबने देखा है, बड़ी बड़ी चिंतन शिविरों में बड़ी बड़ी बातें कर करके कुछ नहीं होता। जिस यथार्थ के धरातल पे आप बात कर रहे हो ना, और जिस विष और अमृत की जो बात कर रहे हो, आप इस प्रदेश को इस तरीके से गूंथ रहे हो। मैं आपको साफ बोल रहा हूँ कि आपको पता चल जाएगा आपने किस तरह से अग्निवीर में किस तरह से युवाओं को लाठी मार कर करके उनकी बात सुने बगैर उनके भगा दिया। किस तरीके से आपका एक मंत्री, उधम सिंह नगर का पूर्व मंत्री, आपका वर्तमान में जो विधायक है, वो किस तरह से बिहार से अपने रिश्तेदारों को यहाँ बुला कर करके उनके हमारे उत्तराखंड के मूल निवासी में नौकरी छीन रहा है। ये सब कुछ आपकी आंखों के नीचे हुआ। किस तरीके से अंकिता हत्याकांड में आपके एक नेता को बचाने के लिए आपने पूरी की पूरी बिल्डिंग ढहा दी, उसके सारे सबूत मिटा दिए। तुम किस सुशासन की बात कर रहे हो? तुम जो अमृत निकालने की बात कर रहे हो, वो अमृत को तुम खुद चाट जा रहे हो, और जहर जो विष है ना वो जनता के सामने परोस रहे हो। आप ये सब सुशासन वाली बातें ये सब पुष्ट हो चुकी है। ठीक है ललित जोशी जी। हनी पाठक जी से सवाल था आपका। पाठक जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा, फिर मैं सर के पास जाऊंगा। इनसे पूछे कि तीरथ सिंह किस दर्जे के नेता हैं? ठीक है बता दीजिए हनी पाठक जी। हेलो, आपको भी पता है,
और मैं अब आपसे पूछना चाहती हूँ, राजेंद्र शाह जी किस दर्जे के नेता हैं? नहीं मैं आपको कहता हूँ, आप पहले मुस्कान जी इनको ये बता दीजिए, ANB चैनल की न्यूज पे बैठे हैं, अपनी आउटगोइंग को बंद रखें। जब मैं जवाब दे रही हूँ, सवाल इन्होंने पूछा है तो जवाब मैं दे रही हूँ। ANB चैनल पर बैठे हैं, चैनल की तो गरिमा रखे, बाकी चैनल की भी तो धज्जियां आप उड़ाते ही हैं। ANB की गरिमा रख ले, थोड़ा सा ANB की गरिमा रख ले। ठीक है जोशी साहब, आपके अंदर आपने सवाल पूछा, जवाब ले लीजिए, उसके बाद मैं आऊंगी आपके पास। I know very well that you are a frustrated person and I know very well that the critic is the person who knows the value of everything but he knows the value of nothing. I know very well what you want to say. मैं दूसरी बात मुस्कान जी इनको ये बताना चाहती हूँ, हरीश रावत जोशी साहब बात सुन लीजिए, जवाब तो ले लीजिए, आपने अपने सवाल किए हैं। मुस्कान जी किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? जब सवाल करने के बाद क्या अपनी आउटगोइंग शुरू कर देते हैं क्या? इनकमिंग बंद कर देते हैं क्या? हरीश रावत जी किस दर्जे के नेता रह चुके हैं जिन्होंने ये कहा था स्टिंग ऑपरेशन के दौरान कि जिसको जिस विभाग से खाना है उतना खा लो, मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा। एक एग्जाम्पल पूर्व मुख्यमंत्री का वो भी है और एक एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मुख्यमंत्री का ये भी है कि विभागों में कोई भी परसेंटेज न ली जाए। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक पूर्व मुख्यमंत्री कह रहा है कि विभागों से लूट लो, खसोट लो और जनता को त्रस्त कर दो, और एक पूर्व मुख्यमंत्री कह रहा है कि कहीं भी किसी भी प्रकार का कमीशन खोरी को बंद कर लो। ये आपकी नियति है। और गुटबाजी की जहां तक आप बात कर रहे हैं, आपकी प्रदेश प्रवक्ता, मुख्य प्रदेश प्रवक्ता जो अपने आप को बताती हैं, गरिमा मेहरा दसौनी, वो कहती हैं सचिवालय कूच के दौरान कि प्रीतम सिंह जी का वो व्यक्तिगत कार्यक्रम है और आपके करण महाराज जी और वगैरह वगैरह वहां पर नजर नहीं आते, जिसको आप लोग आला अधिकारी और आला नेता अपना मानते हो। इसको कहते हैं गुटबाजी। जब करण मेहरा शपथ लेते हैं तो 8 विधायक नदारद हो जाते हैं, जब प्रदेश प्रभारी आते तो आप सब नदारद हो जाते हैं। जब आपके राजेंद्र शाह जी को कांग्रेस कार्यालय में थप्पड़ पड़े जाते हैं हरीश रावत जी के गुट में न होने के कारण, तो आप लोग उस समय क्यों छुट्टी साध लेते हो? इसको कहते हैं गुटबाजी। और दूसरी बात मुस्कान जी, मैंने विष की कोई भी बात नहीं करी थी और मेरा कल भी एक बयान बहुत ज्यादा लाइमलाइट हुआ था जिसमें मैंने एक बात कही थी कांग्रेस के लोगों के लिए कि जब भी मंथन होता है तो इतिहास गवाह है, हमारे पुराण गवाह है कि जब भी मंथन होता है तो अमृत निकल कर आता है और अमृत निकलने से सबसे ज्यादा परेशानी असुरों को ही होती है। इसका पुराण में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष एग्जाम्पल सेट करके रखा गया है कि सबसे ज्यादा अमृत निकलने से असुरों को ही दिक्कत होती है। ठीक है जोशी साहब, तुलना असुरों से की जा रही है आपकी। आप तो मुझे आप मुझे ये व्यक्तिगत रूप से असुर कह रही हैं, तो फिर मेरे पास भी बहुत टिप्पणी है। मैं अमर्यादित टिप्पणी को और ऐसी अमर्यादित टिप्पणियों को मैंने ये कहा कि जब भी अमृत निकलता है तो सुनिए महोदया, मैं छात्र संघ का नेता रह चुका हूँ, बड़ा तगड़ा जवाब दे सकता हूँ, लेकिन दूंगा नहीं, क्योंकि मैं दूंगा नहीं। ठीक है हनी पाठक जी, अब उनकी बात सुन लीजिए। हनी पाठक जी उनकी बात सुन लीजिए, फिर आऊंगे मैं आपके पास एक बार फिर से। अब आप सुन लीजिए। आप क्या ये भूल चुकी हैं कि आप जिस तरह से बातों को घुमाने की कोशिश कर रही हैं, मैं आपको यानी भारतीय जनता पार्टी को व्यक्तिगत करके कह रहा हूँ ना कि पर्सनली आपको, इस तरीके से आपका एक पूर्व मुख्यमंत्री साफ बोलता है। और मैं जिस हल्द्वानी शहर के अंदर बैठा हूँ, 30 साल मेरी छात्र राजनीति से लेकर कर आज तक मुझे हो गए, मैंने ऐसा स्थानीय में मैं इस चैनल में बैठ करके कह रहा हूँ, चाहे तो उसी को रिकॉर्ड करके उसको ओपन करा दे। हल्द्वानी के अंदर 3 से 4 अधिकारी इस तरह से बैठे हैं जो जिनका ताल्लुक विशेष तौर पर यूपी से है। उनमें से 3 से 4 अधिकारी ऐसे हैं जो यहाँ आए थे झोला लेकर करके। भारतीय जनता पार्टी के इस छठे कार्यकाल के अंदर अभी तक न तो यहाँ से हटे हैं, यहीं घूम रहे हैं, मलाईदार पदों में घूम रहे हैं। और जिनके पास एक झोला हुआ करता था, आज वो कम से कम 1.5 करोड़ रुपए की कारों में चल रहे हैं। उनके बैंक बैलेंसेस लखनऊ और दूसरे शहरों में इतने मोटे हो चुके हैं। ये क्या बगैर सुनिए मेरी, देखिए मैं आपके बीच में बोला था, बड़ी जोर से बोल रही थी, तो आप मेरी बात की पूरी तरह सुन लीजिए। आपके अधिकारी और आप मुझसे ये अपेक्षा न रखें कि फिर मैं आपको बोलने दूंगा। आप मेरे को प्लीज बोलने दें पहले। और दूसरी बात, सारे रिकॉर्ड से वाकिफ हो। दूसरे सुनिए, सारे कौन से मेरे रिकॉर्ड से? अरे आप मेरी बात सुन लीजिए पहले, फिर आप मेरी बात का जवाब दे दीजिएगा। आपके अंदर तीरथ सिंह रावत और
श्रीमान धामी जी के गुट के बीच में क्या क्या चल रहा नहीं पता, तो सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से वो बातों को आगे न ले जाकर करके पीछे ले आ गया, आपकी सीनियर लोगों को दखल देना पड़ा उनके भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए। ये क्या छुपी हुई बात है? क्या आप इस बात को भूल जाएंगे कि अंकिता हत्याकांड में आपका भारतीय जनता पार्टी का एक सीनियर मोस्ट नेता और किस बेशर्मी के साथ सरकार ने उसको बचाने का काम किया? आप हमसे बात कर रहे हो भ्रष्टाचार की, अपने गिरेबान पे आप झांक कर करके देखो कि आप, मतलब मैं भाजपा की बात बोल रहा हूँ कि किस तरीके से पूरे उत्तराखंड के अंदर आप लिख करके ले लो, मैं आपको 5 से 6 नाम आप चाहेंगे तो व्यक्तिगत रूप से मुझसे ले लीजिएगा, किस तरीके से आपने खुली छूट दी है, आज भी दी है। जो ठेकेदार कम विधायक हैं आप ही के यहाँ के, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, उन्होंने किस तरीके से लूटा प्रदेश को, किस तरीके से मैनिपुलेट करा गया। और आपके तीरथ सिंह रावत का जो दर्द है ना, वो तीरथ सिंह रावत का दर्द यही है। अगर ऑथेंटिसिटी है तो आपके चैनल पर ये नाम ले, नहीं तो बिना नाम के इस तरीके से ये आरोप न लगाएं। तो वो तीरथ सिंह रावत क्या किसी को व्यक्तिगत रूप से कह रहे थे या पूरी सरकार को कह रहे थे? आप जवाब दे दीजिए। आरोप न लगाएं। तीरथ सिंह, अरे मैं नाम क्या तीरथ सिंह रावत से पूछ लीजिए ना। अगर नहीं है अरे तो तीरथ सिंह रावत से पूछ लीजिए। किस तरीके से बेबुनियादी आरोप लगाएं। नहीं तो जोशी साहब ये तो ठीक कह रही है ना, हनी पाठक जी ठीक ही तो कह रही हैं। अगर आपके पास आपको पता है कि कौन है ऐसा शख्स, तो आप उसका नाम लेकर बात कीजिए। मुंह क्यों खराब करूं? मुस्कान अरे तीरथ सिंह रावत से पूछ लीजिए, मैं मुंह क्यों खराब करूं अपना? तीरथ सिंह रावत से पूछ लीजिए, वो साफ साफ कह रहे हैं कि खुलेआम लूट चल रही है, 10-15% लिया जा रहा है। चैनल को लोकप्रियता मिली हुई है और मैं अरे मैडम फॉलोअर हूँ, आप चलिए ठीक है, तो बोलने तो नहीं, फिर आपको नहीं बोलने दूंगा और ये आप समझ लीजिएगा। फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, तो मैं ये चाहती हूँ कि यह ऑथेंटिसिटी के तहत ये बयान का नाम ले, या तो ये चैनल के माध्यम से माफी मांगे कि मैं इसी तरह बेबुनियादी बातें हवा हवाई करता हूँ। ठीक है हनी पाठक जी, रणजीत जोशी जी, ठीक है, इस तो मैं से बाहर निकलते हैं। मैं आ रही हूँ एक बार फिर से आप सभी के पास। जितेंद्र, मैं आ रही हूँ हनी पाठक जी, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। ठीक है हनी पाठक जी, आ रही हूँ आपके पास। जितेंद्र अंतवाल जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जुड़े हुए हैं, उनका स्टार्टिंग कमेंट भी नहीं हो पाया है। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जरा उनका स्टार्टिंग कमेंट होने दीजिए, फिर मैं आती हूँ आप दोनों के पास एक बार फिर से। ठीक है जोशी साहब, ठीक है जितेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, जिस तरीके से ये तमाम हम चीजें देख रहे हैं, तू मैं बीजेपी कांग्रेस में लगातार चलती ही आ रही है, लेकिन वापस से अगर मुद्दे पर जाएं तो चिंतन शिविर जो रहा उसमें उत्तराखंड को 2025 तक का जो लक्ष्य है सरकार का आदरणीय राज्यों में शामिल करने का, उसको लेकर जिस तरीके से बात कही गई है और इसको लेकर कहा है कि इस पर जल्द से जल्द काम भी किया जा रहा है, इसको आगे हम लेकर जाएंगे, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? नहीं, इसमें जो चिंतन शिविर हुआ है, ये इसकी जो महत्वपूर्ण बात जो हमारे सामने आती है, वो जो मुख्यमंत्री जी ने जो जिस बात पर जोर दिया है, उन्होंने 2 चीजों पर खासतौर पर जोर दिया है कि एक तो जो लोगों का जो मूवमेंट है, जो उसको छोटी छोटी समस्या के लिए सचिवालय, विधानसभा और मंत्रियों के पास आना पड़ता है, मुख्यमंत्री के पास आना पड़ता है, वो उसका जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर ही उसका निस्तारण होना चाहिए। ये उन्होंने एक बात कही है और ये बहुत जरूरी भी है। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये था कि जो अधिकारियों को और जनप्रतिनिधियों को गांव में चौपाल लगाने की जो बात उन्होंने कही है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आज स्थिति ये हो गई कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि जनता के पीछे होता है, लेकिन उसके बाद 5 साल तक जनता उनके पीछे उनको ढूंढती फिरती है। और इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे टिहरी की जो सांसद हैं, एक उदाहरण के तौर पे हम उनको दे सकते हैं कि वो आज तक हमने उनके दर्शन नहीं किए हैं, तो बाकी जनता की क्या स्थिति होगी, ये आप समझ सकते हो। तो इसलिए अगर जनप्रतिनिधि कुछ गाँव में जाकर लोगों के बीच में जाते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो और असंतोष जिनसे उपजता है, वो निचले लेवल पर ही शांत हो सकता है। 1990 के दशक तक हम अगर बात करें तो हम लोगों को अच्छी तरह से याद है कि डीएम का जो है, जिलाधिकारी का महीने में कम से कम एक नाइट जो है वो किसी दूरस्थ गांव में होती थी, उनका गांव भ्रमण होता था और रात वहीं बिताई जाती थी। तो ये जब से उत्तराखंड आंदोलन चला, फिर वो अधिकारियों का जाना वो बंद हो गया और वो राज्य बनने के बाद भी वो चीजें बंद हो गई। यहाँ अच्छी बात ये देखने में आ रही है कि मुख्यमंत्री खुद जो है नाइट स्टे कर रहे हैं और सुबह के समय भी जैसे निकलते हुए आप देख रहे हैं, तो वो एक संदेश देने की कोशिश है। और ये अगर इस दिशा में चलता है तो बहुत अच्छी बात होगी। है चिंतन शिविर की सफलता, इसको हम कह सकते हैं, कुछ हद तक हो सकती है।
बाकी तो बातें बड़ी बड़ी होती है, उसको धरातल पे किस तरह से उतारा जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है हनी पाठक जी, अब मुद्दे पर रहेंगे क्योंकि जितेंद्र जी ने एक बहुत अहम बात कही है कि टिहरी से जो सांसद हैं वो दिखती भी नहीं है हमारे यहाँ पर आकर, तो इन चिंतन शिविर का क्या फायदा जब आपके सांसद जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है क्या नहीं वो जांचने भी ना आए। बड़ी जो बातें कही हैं वो 2-3 बातों का राय भी दी है उन्होंने, सलाह भी दी है और धरातल पर उतरने की बात भी करी है। जब सलाह दी जाती है तो चिंतन मंथन का शिविर का मतलब ही हो जाता है कि जनता से राय भी ली जाए और मशवरा ले लिया जाए। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि टिहरी की सांसद दिखती नहीं है, इस तरीके की बातें इन्होंने बोली है। ये जोशी जी को जरा चुप कराइए मुस्कान जी, किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। ठीक है वो उसी बात का जवाब दे रहे हैं जोशी साहब, सुन तो लीजिए, सुनेंगे तो पता चलेगा ना वो बात का जवाब दे रही है। हनी पाठक जी समय समाप्त होता जा रहा है, मात्र उसी बात का जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जोशी साहब के पास जाऊंगी, जल्दी से समय समाप्त। ऐसा है, देखिए जिस प्रकार की ये बात कर रहे हैं, टिहरी सांसद लापता दिखाई दे रही है और इस तरह की बात कर रहे हैं, तो ये गलत फहमी है, ऐसा नहीं है, वो कार्यरत रहती है। अगर फिर भी जनता को किसी प्रकार से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो मैं आश्वासन देती हूँ उनको और मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगी कि जनता को किसी भी प्रकार से परेशानी का सामना न करना पड़े। और दूसरी बात जो जितेंद्र भाई साहब कहते हैं कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी जनता से डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं, निकल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो वो धरातल भी उतर के आना चाहिए। धरातल पर तो बिल्कुल उतर कर आएगा भाई साहब, तभी इस चिंतन मंथन शिविर को रखा गया, उनकी राय लेकर ही इन चिंतन मंथन शिविर को रखा गया है। लेकिन आप कह रही हैं कि वो दिखती है नहीं दिखती वो पता नहीं, लेकिन जब जनता ये बता रही है, खुद वो सर बता रहे हैं जितेंद्र जी कि नहीं दिख रही है वो, तो ये जनता की एक आप ये समझिए कि आपके लिए उन्होंने एक पॉइंट दे दिया है, इस पर कार्य करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ललित जोशी जी, देखिए कार्य करने की जिस जगह हम लोगों को जरूरत लगे, ठीक है पाठक साहब, ठीक है हनी पाठक हम लोग दिखाएंगे, लेकिन जनता को किसी भी प्रकार से कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो कि हमारा ठीक है हनी पाठक जी, ठीक है जोशी जी। एंकर महोदय, मैं वैसे ऐसा ना कि बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करता हूं, क्योंकि टीका टिप्पणी कर करके डिबेट को मैं खराब नहीं करना चाहता। देखिए सांसद महोदय की बात या विधायक का न दिखना, क्या इनके अधिकारियों इनके समक्ष जो अधिकारी इनके नीचे जो काम कर रहे हैं उनका एरोगेंस, इनके नेताओं का जनता के प्रति एरोगेंस, इनके जो जितने, क्योंकि ये बहुमत में हैं और 10 साल के लिए चुने गए हैं, 5 साल और इनको काटने हैं इस प्रदेश के अंदर, तो उस सबको मिलाकर के जो अहंकार भारतीय जनता पार्टी के अंदर है वो हर रोज कहीं ना कहीं प्रतिलक्षित होता रहता है। और अब तो इस तरह की बातें तक आपने देखा, जो अंकिता हत्याकांड में एक आरएसएस के व्यक्ति ने मतलब अपने ही नेता को दोषी ठहराने के बजाय उसके पिता के लिए कह दिया कि साहब ये इस तरह की चीज अब ये पैसों के लिए सब कर रहा है, तो ये सब असंवेदनशीलता दर्शाती है। खैर, मैं अब उस मुद्दे पर आता हूँ जो हमारे आपके एक मेहमान जो बैठे हैं। देखिए ऐसा है कि हर सरकार आती है, हर सरकार अपनी अपनी बात कहती है, करने की कोशिश करती है, और जैसे इन्होंने कहा कि हम चौपाल लगाएंगे, हम गांव में जाएंगे, मैं आपको ना 2 से 3 एग्जाम्पल देता हूँ। कम से कम 75% हमारे राज्य के अंदर, हमारे कानून में ये व्यवस्था है कि 75% ऐसे छोटे छोटे काम हैं जो यहीं पर हो जाने चाहिए डीएम के लेवल से। वो काम किस तरह से उलझते उलझते सालों तक, क्योंकि डीएम के नीचे के जो अधिकारी उस काम को करते नहीं है, और करते हैं तो उनके पास उनकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। ये बात वाजिब है कि अधिकारी बदल जाते हैं लेकिन काम जनता के पूर्ण नहीं हो पाते हैं, इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। आप सभी बने रहिए हमारे साथ, चर्चा आपसे इसी तरीके से करते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।